बच्चों, मैं डॉक्टर सुनीता कमल, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। देखिए विद्यार्थियों, आज हम लोग सिंधु कला के विषय में देखेंगे, उसका अध्ययन करेंगे कि जो प्राचीन भारत के इतिहास में सिंधु घाटी सभ्यता थी, उस सिंधु घाटी सभ्यता में हम सिंधु भारतीय संस्कृति में सिंधु कला, आपके एक चैप्टर है, उसके बारे में हम देखेंगे सिंधु कला कैसी थी। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की खुदाई से प्राप्त अवशेषों से सैंधव कला के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। डॉक्टर मैके के अनुसार यह अत्यंत रोचक बात है कि सिंधु घाटी के ये प्राचीन नगर ही खोज के बाद सबसे पहले ऐसे निकले जहाँ पर नगर नियोजन की योजना विद्यमान थी। मोहनजोदड़ो की सड़कों और भवनों से ज्ञात होता है ये एक पूर्व निश्चित योजना थी और निश्चित योजना के अनुसार ही ये नगर बसाया गया था। अब ये सड़कें बहुत चौड़ी और सीधी होती थी और पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण को एक दूसरे को समकोण पर काटती थी और चौराहे बने हुए थे और इस प्रकार से बनी हुई थी कि हवा के आवागमन के साथ अपने आप ही सफाई हो जाया करती थी और सड़कें पर्याप्त चौड़ी थीं। आप देखिए कि चौड़ाई इनकी 13 फुट से 33 फुट तक थी। मोहनजोदड़ो की मुख्य सड़क 33 फुट चौड़ी थी और इस सड़क पर ऐसा लगता है कि यातायात भी बहुत अच्छी तरह से, काफ़ी यातायात रहा होगा। ये सड़कें मिट्टी से बनी हुई थी, सफाई व्यवस्था पूरी थी और सड़कें पहले भी मैंने आपको बताया कि इनका आवागमन हवा के आवागमन के साथ ही साफ हो जाया करती थी और प्रकाश की भी उत्तम व्यवस्था थी। मतलब इसकी लिपि को तो पढ़ा नहीं जा सका है, लेकिन इनके अवशेषों से प्राप्त वास्तुकला के खंडहर ये बताते हैं कि यहाँ के निवासी भवनों का निर्माण करने में बड़े ही दक्ष थे। मकानों के निर्माण में पक्की ईंटों का प्रयोग होता था और ईंटें भी या आग में पकाई गई या धूप में सुखाई हुई होती थी और मकान प्रायः 2 मंजिले होते थे और छत पर पहुँचने के लिए पक्की सीढ़ियाँ बनी हुई होती थीं। अब आप देखिए कि हड़प्पा की गढ़ी में एक विशाल अन्नागार मिला है जिसकी लंबाई 50 फीट और चौड़ाई 20 फीट थी। इसमें हवा जाने की उत्तम व्यवस्था थी। ये एक राजकीय अन्नागार था। आप इसका मतलब समझ गए होंगे। अगर नगर में कोई अकाल पड़ गया है, भूख है, किसी के पास अन्न नहीं है, तो वह राज्य में से अन्न को ले सकता था। और नगरों की सफाई की पूरी व्यवस्था थी। सड़कों की, नालियों की सफाई पूरी तरह से होती थी और नालियों में कभी पानी जमा नहीं होता था। क्यों? क्योंकि नालियों में पिट्स बने हुए रहते थे, कचरा उसमें गड्ढों में चल जाता था और पानी बह जाया करता था। मोहनजोदड़ो की खुदाई में एक बड़े स्नानागार के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। ये 180 फीट लंबा और 108 फीट चौड़ा होता था। इसके बाहर के दीवार भी बहुत मोटी होती थी और इसके चारों तरफ बरामदे हुआ करते थे और तालाब इसके मध्य में हुआ करता था। जलाशय के निर्माण के लिए उस काल के अभियंता या इंजीनियर, जिसको हम आज की डेट में बोलते हैं, महान श्रेय के पात्र हैं कि उन्होंने बहुत अच्छी तरह से प्लानिंग से प्लास्टर करके मजबूती से उसको बनाया था। इसी प्रकार मोहनजोदड़ो की खुदाई में आप देखिए बड़े हॉल के अवशेष भी मिले हैं। इस हॉल में क्या होता था? सार्वजनिक सभा, उत्सव होते थे। गोदाम भी मिला है और इसकी गोदाम की लंबाई चौड़ाई बहुत अच्छी होती थी। इसमें बहुत सारे कमरे थे और इसके अलावा खुदाई से प्राप्त बहुत सी चीज़ें हमें ऐसी मिली हैं, इससे लगता है कि कला जो थी वो सिंधु कला बहुत ही ज़बरदस्त है। यहाँ पर कई मूर्तियाँ भी मिली हैं। ये भी भारतीय सिंधु कला का बहुत अच्छा उदाहरण है। मातृ देवी या प्रकृति देवी की बहुत सारी मूर्तियाँ पता पड़ी हैं। मूर्तियों से हमें तो पता पड़ा ही है कि वहाँ पर मातृ सत्तात्मक परिवार था। इसके अलावा उनकी कला जो थी वो देखते ही बनती है। मोहनजोदड़ो खुदाई की इनके भवन निर्माण कला तो हम देख ही चुके हैं। इसके अलावा इनकी और जो कलाएं हैं, संगीत, नृत्य, केश, श्रृंगार, खुदाई में प्राप्त मोहरें, ये सब इनकी कला का बहुत अच्छा उदाहरण है। खुदाई में प्राप्त मोहरें, बैल, बाघ, भैंस आदि जो जानवर चित्र अंकित हैं, वो भी उनकी श्रेष्ठ कला की श्रेष्ठता का परिचय देते हैं। सिंधु वासियों की चित्रकला के बारे में जानकारी उनके मिट्टी के बर्तनों पर बने हुए चित्रों से होती है।
वे लोग बर्तनों पर पशु पक्षी और पेड़ पौधों के चित्र बनाते थे, जो उनकी कला का एक बहुत जीता जागता उदाहरण है। इसी प्रकार मोहरों पर पशु और स्वास्तिक के चिन्ह अंकित होते थे। इससे पता चलता है कि सिंधुवासी चित्रकला के क्षेत्र में बहुत अधिक प्रवीण थे और उनकी कला जो है वो भारत में बहुत अधिक लोकप्रिय हुई है। इसका बहुत अच्छा उदाहरण हमारे सामने प्रस्तुत है। धन्यवाद।